नमस्कार, खबरों के पीछे में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि हमने एक डायरी में, ज्ञानेश्वर की डायरी में एक चीज़ पढ़ी। उसमें था कि बिहार के लोग अपना पेट काट कर भी बच्चों को नैनीताल भेज रहे हैं। तो क्या वजह है, क्या चीज़ ऐसा है ज्ञानेश्वर? आपकी डायरी में मैंने पढ़ा, तो मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को भी आप बताएं। शादाब, देखिए, डायरी के बीच के पन्ने को आपने उठा लिया है। तब मैं दैनिक जागरण में आ गया था, आज अखबार से। उनकी लॉन्चिंग टीम का सदस्य था। आज अखबार से दैनिक जागरण में आना भी एक किस्सा है, कभी वो भी बताएंगे। अखबार की लॉन्चिंग कितनी कठिन होती है, उसमें भी कितनी मारपीट होती है, ये किस्से भी हैं, अखबारों के किस्से हैं जो कभी बताए नहीं गए हैं। लेकिन आपने जो किस्सा नैनीताल की शुरू कर दी, सिर्फ नैनीताल ही नहीं था। नैनीताल था, मंसूरी था, देहरादून था, शिमला था। ऐसे तमाम शहर थे जहां बिहारी बच्चों की संख्या अचानक बढ़ने लगी थी। और इसकी वजह ये थी कि बिहार में अपहरणों का दौर, किडनैपिंग्स का दौर शुरू हो चुका था। ये 90s की बात ही है। 2005 में तो खैर नीतीश कुमार आए थे, तो उन्होंने रोकने की कोशिश करी। लेकिन बिहार में जो भी अपर मिडिल क्लास के लोग थे, उन्हें भी ये लगने लगा था कि बिहार में बच्चों को स्कूल भेजना खतरे से खाली नहीं है। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी चरमरा गई थी। पटना जैसे बड़े शहर में, राजधानी में कई प्राइवेट स्कूल्स थे, लेकिन जिलों में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। आप याद कीजिए, कभी किसी ज़माने में पटना कॉलेजिएट, पटना हाई स्कूल, मिलर स्कूल, बीएन कॉलेजिएट, ये सब कितने बड़े स्कूल्स करते थे। बांकीपुर गर्ल्स स्कूल, मुझे वो दौर भी याद है। आज आप पटना में बड़ा सा संस्थान देखते हैं, पटना सेंट्रल स्कूल, साथ में कृष्णा निकेतन, बाईके सुदर्शन का भी नाम सुनते हैं। तो देखिए, ये अखंड बिहार, जब झारखंड, उस जमाने में दो स्कूलों का बड़ा क्रेज था, रेजिडेंशियल। सैनिक स्कूल तिलैया और नेतरहाट विद्यालय नेतरहाट। नेतरहाट का क्रेज तो इतना था, मत पूछिए। कितने 100 बच्चे उनके आईएएस बने होंगे, और सारे टॉपर्स उनसे ही आते थे, वहीं से आते थे। तो नेतरहाट स्कूल और तिलैया स्कूल में एडमिशन के लिए टेस्ट होता था, 6ठी क्लास में। और इसके लिए भी कई कोचिंग संस्थान चलते थे। बाईके सुदर्शन और पटना सेंट्रल स्कूल के बनने की प्रक्रिया को हम देखते हैं। अजंता प्रकाशन एक हुआ करता था खजांची रोड में, जिसके प्रोपराइटर थे जंग बहादुर सिंह। वो विशेषकर इन विद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए जो संभावित प्रश्न थे, उनके लिए गेस्ट पेपर निकाला करते थे, क्वेश्चन पेपर निकालते थे। बाईके सुदर्शन और पटना सेंट्रल स्कूल का उत्थान भी नेतरहाट विद्यालय और सैनिक स्कूल की वजह से ही हुआ। अच्छा। वो ऐसे कि ये तैयारी कराते थे। इन्होंने पहला संस्थान, मुझे जहाँ तक याद है, कंकरबाग में खोला था। अच्छा। और नेतरहाट विद्यालय से एक प्रिंसिपल रिटायर हुए थे, रामदेव त्रिपाठी। वे ऐसे पहले प्रिंसिपल थे शायद जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद किसी निजी संस्थान में काम करना शुरू किया था। अच्छा। तो बाईके सुदर्शन पहले से तैयारी करा रहे थे। अब रामदेव त्रिपाठी नेतरहाट विद्यालय के प्रिंसिपल, वो रिटायर होकर उनके साथ जुड़ गए थे। रामदेव त्रिपाठी चूंकि नेतरहाट विद्यालय में रहे हुए थे, इसलिए उन्हें सब कुछ पता था कि क्या प्रक्रिया है, किस तरीके की पद्धति है, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब वे बाईके सुदर्शन के साथ जुड़ गए, तो उनके यहाँ से नेतरहाट और तिलैया में जाने वाले परीक्षार्थियों की संख्या, बच्चों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। इस तरीके से पॉपुलैरिटी बढ़ी। लेकिन अखंड बिहार के जब अलग झारखंड राज्य बना, तो दोनों चले गए झारखंड में। बिहार में अच्छे स्कूल कम बच गए, और किडनैपिंग्स एक बड़ा चैलेंज था। तो नैनीताल से मेरा वास्ता ऐसे पड़ा, और मैंने इसे तब करीब से महसूस किया कि मेरा बेटा, जब तक मेरे पिताजी जिंदा रहे,
वो उनके साथ रहा। अच्छा। जब मेरे पिताजी देवघर में थे और मैं फतुहा पटना में था, तब भी उनके साथ ही वो था। उनके साथ ही प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उसकी हुई देवघर के स्कूल से ही। लेकिन बिहार के विभाजन के पहले पिताजी रिटायर हुए, पिताजी का निधन भी हो गया बीमारी की वजह से, और मैं तो दूसरी दुनिया में ही रमा हुआ था। मैं क्राइम रिपोर्टिंग के जिस रास्ते पर था, उसमें मेरे पास परिवार के लिए बहुत वक्त कभी नहीं रहा। मैं रात को 2 बजे आता था, सुबह देर तक सोता था, तो रात को बच्चे नहीं मिलते, न बेटों से मुलाकात होती न बेटियों से मुलाकात होती, सब छोटे छोटे थे। पिताजी के निधन के बाद सब बच्चे आ ही गए थे। जब वो स्कूल से आते तो मैं अपने काम पर चला जाता, तो मुलाकात हफ्ते में कम ही होते थे। मतलब एक ही घर में रहते हुए ऐसा होता था कि आप कि बच्चों से मुलाकात नहीं होती। हाँ। तो एक बात और हमने अपने बढ़ते हुए बच्चों में महसूस करी। बेटा बड़ा था, बेटे ने बगैर बहुत सारी मुलाकात की यह तो देख लिया था कि मेरे पिता की जान पहचान बड़े लोगों के साथ हो गई है। जब मैं देर तक सोता, फ़ोन की घंटियाँ बजती, तब वो फ़ोन भी रिसीव कर लेता। तो कुछ ही दिनों में मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे बेटे को ये लग रहा है कि डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि सभी बड़े लोग जो हैं वो मेरे पिता को, मेरे फादर को जानते हैं जी। तो जब मैंने ये बात नोटिस करी तो मुझे लगा कि इतना बेखौफ होना अच्छी बात, इस बचपन से अच्छी बात नहीं है। तभी का एक रोचक वाकया है। मैं दैनिक जागरण में आ गया था, थोड़ी आर्थिक समृद्धि भी आ गई थी, तनख्वाह भी ठीक ठाक हो गए थे, ऊंचे लोगों के साथ उठना बैठना भी हो गया था, हवाई जहाज की सफ़र भी हो रही थी। मैं दिल्ली से पटना आने वाला था। बेटा मेरा 5वीं कक्षा में होगा, 5th स्टैंडर्ड। सहारा एयरलाइंस की फ्लाइट चलती थी, पटना के अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था। तो हाँ, तब तक मेरे पास गाड़ी भी आ गई थी। जागरण में आते ही मेरे पास गाड़ी आ गई थी। गाड़ी मतलब 4 व्हीलर? 4 व्हीलर। पहले तो मोपेड, स्कूटर और यामा की कहानी आपको हमने बताई है। मोबाइल आ ही गए थे। तो मैंने दिल्ली से फ़ोन किया घर में कि इस फ्लाइट से आ रहा हूँ, गाड़ी के साथ किसी को भेज देना। तो बेटे ने कहा कि ऐसा है पापा कि मुझे स्कूल से कहा गया है एक ब्लैक शू खरीदने के लिए, काला जूता, तो हम मार्केट में जूता खरीद लेंगे ड्राइवर के साथ जाकर और फिर आपके पास चले आएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, कर लेना। वो जूता खरीदने गया, उसने जूता खरीद भी लिया। मैं पटना एयरपोर्ट पर लैंड किया, उसने रिसीव किया। 5वीं कक्षा में ही था, ड्राइवर के साथ। मैंने गाड़ी में बैठते ही पूछा जूता खरीद लिया तुमने? उसने कहा हाँ खरीद लिया। मैंने कहा कितने में खरीदे? तो जो उसने कीमत बताई मैं चौंक गया। लेकिन अगला जवाब जो उसका था कि पापा जूते के पैसे नहीं लगे। हाँ, मैंने कहा ये क्या? तो जिन दुकानों में वो पहले गया होगा जूता खरीदने, वहाँ जूते उसके मन के मुताबिक नहीं थे। फिर हाल के दिनों में ही, उन दिनों पटना के काशी पैलेस में एक ब्रांडेड शॉप खुला था, मेरे ही मित्र का था। तो वहाँ उसने जूते पसंद कर लिया। अब जूता के पैसे देने की बारी थी। ये धूर्तता मेरे ड्राइवर की थी, वो मेरे साथ रहते रहते ज़्यादा होशियार बन गया था। तो उसने मेरे बेटे को बता दिया कि ये जो दुकान है वो सर को जानने वाली की है, तो यहाँ डिस्काउंट ठीक ठाक मिल सकती है। तो वो काउंटर पर चला गया और कहा कि मुझे डिस्काउंट चाहिए।
तो संयोग से काउंटर पर दुकान के मालिक थे, जो आपके मित्र जो मेरे मित्र थे, वैसे तो मैनेजर ही रहता था। तो उन्हें भी एक छोटे से बच्चे से यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वो डिस्काउंट मांग रहा है, जबकि ब्रांडेड शॉप्स में डिस्काउंट्स मिलते नहीं हैं। तो फिर उन्होंने पूछ दिया कि तुम कौन? तो उसने बताया। तो फिर उन्होंने कह दिया कि अरे तुम जूता पसंद कर लिए है ना, ले जाओ, डिस्काउंट की बात क्यों करते हो, पैसे हम तुम्हारे पापा से ले लेंगे। अच्छा। तो उसे लगा जूता मुफ्त मिल गया। तो अब मुझे लगा कि नहीं, जब ये इतना समझने लगा है तो इसे पटना से बाहर भेजना मुनासिब होगा भविष्य के लिए। किडनैपिंग्स के दौर चल रहे थे बिहार में, लेकिन मुझे इस बात का अंदेशा नहीं था अपने लिए कि मेरे परिवार में किसी की किडनैपिंग हो सकती है। इतना बेखौफ तो मैं हो ही गया था। तो मैंने उसका दाखिला नैनीताल के एक स्कूल में करा दिया। नैनीताल हम छोड़ने गए थे, तब हावड़ा काठगोदाम एक्सप्रेस, जिसे बाघ एक्सप्रेस कहते हैं, वो चलती थी। हम लोग हाजीपुर से नैनीताल काठगोदाम जाते थे, फिर नैनीताल जाते थे। जब पहली बार स्कूल में छोड़ने गए थे, 6ठी कक्षा में एडमिशन हो रहा था, स्टैंडर्ड 6 में, तो छोड़ने के वक्त माँ पिता का जो अपनत्व होता है या बिछड़ना होता है, आप अच्छे काउज के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो भावनात्मक, जाहिर है जब छठी क्लास में छोटी उम्र में छोड़ कर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वहाँ नैनीताल में कई स्कूल थे, लेकिन सभी जगहों पर एक ही व्यवस्था थी। बच्चे अपने हाउसेज में रहते थे, हॉस्टल्स में रहते थे, और हफ्ते में बच्चों को मोबाइल रखने की छूट नहीं थी। और हफ्ते में एक ही दिन समय निर्धारित होता था घर पर बात करने के लिए। हाँ, लैंडलाइन पर आपको फ़ोन करना होता था और आधे घंटे का वक्त होता था। सभी बच्चे अपने माता पिता के फ़ोन का इंतज़ार करते थे, और जिनका फ़ोन लग गया वे किस्मत वाले होते थे, और जिनका फ़ोन नहीं लगा वे माता पिता भी परेशान होते थे और बच्चा भी रोता था। मैं तो दूसरी ही दुनिया में था, मेरी पत्नी ही ज़्यादा फ़ोन करती थी, मेरे पास वक्त कहाँ था। खैर, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता था पीटीएम, उसमें नैनीताल जाना होता था, रिजल्ट के लिए जाना होता था, एनुअल फंक्शन के लिए जाना होता था। नैनीताल के सभी स्कूल पहाड़ों पर हैं जी जी, तो बच्चों को फोर्टनाइट में एक बार शहर जाने की छूट मिलती थी। बच्चों को पॉकेट मनी भी बहुत रखने की इजाज़त नहीं थी, तो बच्चे पहाड़ से दौड़ते हुए नैनीताल शहर में आते थे, माल रोड पर। अब पॉकेट में पैसे रखने की इजाज़त नहीं थी। जो पेरेंट्स थे वो क्या करते थे कि वहाँ जो लोकल रेस्तरां थे उनके मैनेजर्स के पास कुछ कुछ पैसे दे दिया करते थे, ताकि जब बच्चे आए तो उन्हें खिला दिया जाए। तो जब पीटीएम में, एनुअल फंक्शन में और दूसरे मौक़ों पर जब मैं नैनीताल गया, उस ट्रेन में सफ़र कर रहा होता था, व्यवस्था ऐसी होती थी, लोकल जो वहाँ जितने कई सारे स्कूल्स थे तो वो आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते थे कि आज वो पीटीएम रखेंगे तो वो दूसरा स्कूल दूसरी तारीख पर पीटीएम रखेगा, ताकि जो ट्रेन पर लोड है, लोड तो हो ही जाता था। हाँ। लेकिन फिर भी ट्रेन तो बहुत थे नहीं। तो हमने ये महसूस किया कि बिहार के बच्चे इतनी बड़ी संख्या में नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, फिर मंसूरी में पढ़ रहे हैं, शिमला में पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो अपने बच्चों को भेज सकते हैं। मतलब फाइनेंशियली वो फाइनेंशियली नहीं, हाँ फाइनेंशियली भी, और मतलब देश दुनिया को देखने का। तो हमने अब गहराई में जानने की कोशिश करी, लोगों के अनुभव साझा किए। मतलब आपकी पत्रकारिता हर जगह आपके साथ रहती थी। हाँ बिल्कुल। तो हमने ये महसूस किया कि अपहरण का डर, साथ में स्कूलों की बुरी स्थिति ने बिहार के बच्चों को बिहार के बाहर किया कम उम्र में। देखिए, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों हैं। नेगेटिव साइन ये है कि कम उम्र में बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर चले गए। पॉजिटिव साइन ये है, जब हम कभी सामाजिक बहस करते हैं, सोशल डिबेट करते हैं,
और लोग कहते हैं कि बड़ी जातियों के लिए बड़ा ही बुरा दौर था 1990 से 2005 का। तो हम यह भी देखते हैं कि इन जातियों के जो अभिभावक थे अपने बच्चों के, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर बोर्डिंग स्कूल से भेज दिए और ये बच्चे आज मल्टीनेशनल में और कॉरपोरेट में छाए हुए हैं। देखिए, जब आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं तो बिहार की तरह वहाँ बच्चों पर 90%, 95%, 99% लाने का लोड नहीं होता है। वहाँ आमतौर पर ये माना जाता है कि जो बच्चे 70 से 80% ला रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं रहती है वहाँ, नहीं रहती है, बहुत सारे काम सिखाए जाते हैं, दुनिया के कंपटीशन बताए जाते हैं, उनमें आपको शामिल कराया जाता है। तो हमने नैनीताल में ये देखा कि ये बच्चे जो बाहर निकले, वो बच्चे आज की तारीख में कहीं ना कहीं पहुंच गए। लेकिन देखिए, एक दूसरा जो इसका निगेटिव साइन और भी है। मेरे एक मित्र हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, उनका नाम लेना आज मुनासिब नहीं होगा क्योंकि सर्विस में है। उन्होंने मुझसे एक दिन कहा, क्या ज्ञानेश्वर इस बात का एहसास नहीं करते हो कि हम और तुम अब एक बूढ़े शहर में रह रहे हो, ओल्ड सिटीजनशिप टाउन में, पटना की बात कर रहे थे। मैंने पूछा कैसे? तो उन्होंने कहा, देखो अब ये मत कह देना कि कोई पूर्णिया से आकर पटना रह रहा है, कोई दरभंगा से आकर पटना रह रहा है। तो मैंने थोड़ी सी और जिज्ञासा जाहिर की। उन्होंने जो समझाया वो समझने की बात है। जो बच्चे पहले बोर्डिंग स्कूल्स में चले गए, ठीक है, मेरा बच्चा एक्सेप्टेंस है कि वो आ गया, मेरा काम संभाल रहा है, लेकिन ये आपको बहुमत में नहीं दिखेगा। जो बच्चे बाहर निकल गए वो लौट कर बिहार नहीं आए, क्योंकि उनके लायक बिहार में जगह ही नहीं, काम के अवसर और रोजगार के अवसर नहीं प्राप्त हुए। अब ये जो ट्रेंड जो शुरू हुआ, वो ट्रेंड बिहार को और भी मार रहा है। 12वीं के बाद, मतलब बोर्ड के बाद, जो भी थोड़े से सक्षम हैं वो अपने बच्चे को, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, या जिस क्षेत्र में हो, वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं। और जब वो बाहर जाते हैं तो फिर नौकरी भी वहीं तलाश लेते हैं जी। वे लौट कर नहीं, क्योंकि जो उन्होंने सीखा है, जो उन्होंने पढ़ा है, बिहार में नौकरी क्या बच जाती है? मास्टर की नौकरी, कितने लोग बीपीएससी कर लेंगे? सही बात, सिपाही की नौकरी, दरोगा की नौकरी, और वो भी उस लेवल पे नहीं है। हाँ, तो वो लौट कर नहीं आते हैं, जो बच्चे बाहर निकल गए। तो ये बुरी स्थिति बिहार के लिए है। इसलिए यह खबर हमने, यह जो आपने बीच से उठा लिया कि नैनीताल, ये सिर्फ नैनीताल नहीं है। अब तो आप बेंगलोर जाइए ना, आप भुवनेश्वर में कलिंगा चले जाइए, किट, मतलब बिहार के ही बच्चे आपको सबसे अधिक मिलेंगे। कर्नाटक में चले जाइए, कोटा चले जाइए, तो आपको जो ये हालात दिखाई पड़ेंगे। तो हो क्या रहा है कि जो बच्चे, जिनके भी औलाद हैं, माता पिता तो बिहार में रह गए, हाँ, और बेटा चला गया बाहर। हाँ, तो जो कहा जाता था कि जब आप बड़े होंगे, जब आप बूढ़े होंगे, तो आपके बच्चे आपकी लाठी बनेंगे, वो लाठी नहीं बनकर, वो तो सही बात है। हाँ, और वो प्रवासी बन गए, और ये उनकी मजबूरी है, और ये उनकी मजबूरी है। आपने उसे अच्छा पढ़ाया है, लिखाया है, तो उन्हें अच्छा काम करने का अवसर भी मिलना चाहिए, तो वे लाठी नहीं बन पाए। अब क्या है, आपके पास क्या ऑप्शन है कि या तो आप अपना घर द्वार सब बेचकर बच्चों के पास चले जाइए, बच्चे भी नई जिंदगी में जी रहे हैं, वो कितना एडजस्ट करते हैं, और नहीं तो फिर यहाँ अपनी किस्मत पर जिंदा रहिए। तो इसलिए मैंने नैनीताल की ये कहानी सुनाई, और ये कहानी जो है आपको भावनात्मक रूप से, भावनात्मक, सही बात है, हाँ, झकझोरेगी। और बिहार
हम भले कहते हैं कि डबल डिजिट में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम रोज़गार के अवसर, यदि हम अच्छी पढ़ाई देने का दावा कर रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें अपने घर में नौकरी क्यों नहीं मिल रही, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही बात है। आज मैंने ज्ञानेश्वर की डायरी से ये नैनीताल की बात निकाली। उन्होंने इस पर बहुत ही डिटेल में अपने खुद की बात भी बताई और लोगों के बारे में भी बताया कि किस तरह लोग बिहार में उस समय भेजते थे अपने बच्चों को जब यहाँ एजुकेशन उस लेवल का नहीं था, और अब हालात ये है कि जब बच्चे पढ़कर बाहर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब बाप माँ रह जाते हैं पटना में या बिहार में और यहाँ के बच्चे बाहर चले जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो अब आप जैसा हम लोग हर रोज़ रात में एक नई कहानी लेकर आते हैं, खबरों के पीछे में फिर नई कहानी के साथ कल फिर हाजिर होंगे रात 9 बजे। कल हम ये बात करेंगे कि ज्ञानेश्वर, वो भी एक समय था जब वो टीवी जर्नलिस्ट बनने के लिए दिल्ली चले गए थे और टीवी जर्नलिस्ट बनने की उन्हें कुछ लालसा जगी थी, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, मगर वो टीवी जर्नलिस्ट बन नहीं पाए और फिर वापस पटना आ गए। तो ये अगला एपिसोड हम लोग देखेंगे कल रात 9 बजे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।